Hello class, I welcome all of you to this video tutorial. I am Rishi Aryan and I am here to discuss the physics portion of standard 10. In the last class, I had discussed about the refraction phenomena of light, how the light refracted in the rectangular glass slab, and some terminology I have also discussed in the refraction phenomena. In the today class, I have discussed about the law of refraction and then some concept about the refractive index, and then further your spherical lens come to the picture. So let's start the today's class. Today's first topic is law of refraction. जैसे कि रिफ्लेक्शन भी होता था तो वहाँ भी कुछ लॉ थे, उस लॉ के हिसाब से ही रिफ्लेक्शन फिनोमेना होता था. आपने पढ़ा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेम रिफ्रैक्शन भी होगा किसी मीडियम में. जब लाइट का ट्रेवल होगा किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो वहाँ भी कुछ लॉ फॉलो होते हैं. अपनी मर्जी के हिसाब से लाइट ट्रेवल नहीं करेगा कि जिधर मन किया उधर चला गया और जिधर मन किया उधर से निकल गया. इसके एक रूल हैं, एक लॉ हैं, और जहाँ भी रिफ्रैक्शन होगा ये लॉ हमेशा वैलिड होगा. जैसे मैंने रिफ्लेक्शन में आपको सब चीज़ें लॉ को क्लियर करते हुए चला था, सेम अब रिफ्रैक्शन की बारी है. तो रिफ्रैक्शन में देखते हैं क्या क्या लॉ हैं जो लाइट के द्वारा फॉलो किया जाता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है. तो पहला लॉ है. पहला लॉ क्या कह रहा है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेरेंस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन. मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है रिफ्रैक्शन का डायग्राम. जब लाइट आता है एक मीडियम से, लेट से इट्स मीडियम इज़ एयर एंड एयर ग्लास. जब एयर से ग्लास में आया तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, एंड आफ्टर दैट जब ये ग्लास से एयर में जाता है तो फिर नॉर्मल से अवे चला जाता है. ये चीज़ आपने पढ़ा है. तो फर्स्ट लॉ का कहने का क्या मतलब है कि जो इंसिडेंस रे है, ओके, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, ये आपके ग्लास के अंदर वाला रिफ्रैक्टेड रे, एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया. इंटरफेरेंस पॉइंट जो होगा, जो जिस पॉइंट पे इंटरफेयर कर रहा होगा एयर से ग्लास में, ये तीनों चीज़ एक ही प्लेन पे लाई करेंगे, एक ही प्लेन पे, ये दूसरा प्लेन नहीं होगा. यहाँ भी आप देख लीजिए, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, यहाँ भी एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. तो जहाँ भी ये चीज़ होगा, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, वहाँ पे इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल इंटरफेरेंस पॉइंट पे ये सब एक प्लेन पे लाई करेंगे. ये पहले रूल का है. सेकेंड रूल या लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये हमारा इंसिडेंस एंगल होता था जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे बनाता था, ये मैंने पिछले क्लास में डिस्कस करा है. और ये रिफ्रैक्टेड एंगल. द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट. साइन, जब इंसिडेंस एंगल को आप साइन के साथ लीजिएगा और रिफ्रैक्टेड एंगल को भी जब साइन के साथ लीजिएगा तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा. ठीक है, इस लॉ के कहने का मतलब है जहाँ भी ये रिफ्रैक्शन हो रहा होगा वहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. दिस कांस्टेंट value is known as this constant value is known as refractive index. Refractive index of medium 2 with रिस्पेक्ट टू 1. ये आपका दिखाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1. ये मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी आगे भी डिस्कस करूंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. अगला टॉपिक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम पूरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है. पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट हियर.
चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। refractive index and it is represented by small n। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम देखिए, तभी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता पाएंगे। ये हमारा रिफ्रैक्शन का ग्लास था, इंसिडेंट रे आ रहा था, ये हमारा नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया और फिर जब ग्लास से निकला तो नॉर्मल से वे चला गया। लेट्स से इट इज़ आवर मीडियम फर्स्ट एयर और आप कह सकते हैं ये मीडियम फर्स्ट है और ये ग्लास मीडियम 2। दो मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रहा है एयर से ग्लास। अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है किसी चीज़ का कि लाइट उस मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज़ का ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि लाइट को ट्रेवल करने में दिक्कत होगी और किसी का कम होगा तो लाइट को ट्रेवल करने में आसानी होगा। तो अगर हम लिखना चाहें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका पढ़ने का तरीका है कि अगर 2 पहले है और 1 बाद में है n के साथ, तो इसको हम पढ़ते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको पढ़ने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, क्योंकि 2 पहले है, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में। इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, दिस इज आवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यह हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकाले हैं? मीडियम 2 का, मतलब ग्लास का। किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम 1 मतलब कि एयर के रिस्पेक्ट में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर आप स्पीड को v1 से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका v1 हो जाएगा और ये आपका v2। स्पीड को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। तो ये तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एयर का निकालना चाहें ग्लास के रिस्पेक्ट में तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे N12। ये हमारा कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अब हम लोग 1 का निकाल रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? तो 2 के रिस्पेक्ट में। तो जिसका भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना होता है वो नीचे में रहता है। जैसे कि इसमें निकालना था हमें मीडियम 2 का, मतलब ग्लास का, तो हमने 2 को नीचे रखा। यहाँ पे हमें किसका निकालना है? तो एयर का निकालना है, तो हम इसको नीचे रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम लोग v1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसको हम लोग v2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा v2 बाई v1। ओके, here two things come to the picture. First is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. इसका फार्मूला ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई मीडियम 2। और अगर इसका उल्टा पूछ दे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बताइए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, देन वी अप्लाई दिस फार्मूला हेयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट जानना था।
वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और जानना है, उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। एंड पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस थिंग्स हियर। इसको रहने देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जानना है, इफ मीडियम 1 इज एयर देन refractive index is also known as if medium 1 is air then refractive और इसको ऐसे लिख लीजिए, if medium 1 is air then refractive index is also known as absolute refractive index. Absolute refractive index। देखिए, अगर हमारा मीडियम 1 एयर है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। पर अगर एयर है उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह के कभी कभी बुलाते हैं, ये उसका टर्मिनोलॉजी है। देन अगर मान लीजिए कि आपका एक कोई मीडियम जो है वो एयर है और दूसरा कोई सा भी मीडियम है, यहाँ तो मैंने ग्लास का एग्जांपल लिया, कोई भी मीडियम हो सकता है, ग्लास हो गया, और भी जहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम है लाइट ट्रेवल करेगा, कोई सा भी मीडियम हो सकता है, वाटर में भी लाइट ट्रेवल कर सकता है, तो कोई सा भी मीडियम हो सकता है, तो एक एयर और दूसरा वाटर। तो अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना आएगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं NM, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। NM रिप्रेजेंट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। NM का मतलब ही हो गया एब्सोल्यूट, मतलब फर्स्ट आपका मीडियम क्या है, एयर है, तो NM को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, NM इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ओके, अब यहाँ N1M ना लिख के सिर्फ NM लिखेगा कि NM कहने का मतलब है कि अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2 ना लिख के या 2 1 ना लिख के मान लीजिए कि आपको सिर्फ 2 दे दिया है, तो आपको इससे क्लियर हो जाना चाहिए कि फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है, एयर है, और हमें सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो इसीलिए अगर नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में बोलें तो NM इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये आपको याद रखना है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, और उसका फार्मूला छोटा सा ये होता है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ तक था, वो हो गया ख़त्म। अब हमें पढ़ना क्या है, स्फेरिकल लेंस के बारे में। Now we move to the further topic,
रिफ्रैक्शन इन स्फेरिकल लेंस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इस चैप्टर का वो है रिफ्रैक्शन इन, और इन नहीं लिख के आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। ओके, तो स्फेरिकल लेंस में कैसे कैसे रिफ्लेक्शन होगा। अभी तक हमने रिफ्लेक्शन फेनोमेना जाना ग्लास स्लैब के अंदर, अब हमें स्फेरिकल लेंस में पढ़ना है कि रिफ्लेक्शन उसके द्वारा कैसे होगा। ओके, तो रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले फर्स्ट थिंग हमें जानना होगा कि स्फेरिकल लेंस होता क्या है। ओके, स्फेरिकल लेंस मेनली आपको दो तरीके का पढ़ना है। नो व्हाट स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस दो तरीके का स्फेरिकल लेंस होता है। पहले स्फेरिकल लेंस समझिए, उसके बाद हम रिफ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। स्फेरिकल लेंस दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड है कॉनकेव लेंस। जैसे आपने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर पढ़ा था, सेम यहाँ पे स्फेरिकल लेंस भी दो होगा, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ओके, अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है वो चीज़ जानना है। तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में आपका दो कर्व्ड स्फीयर होगा, स्फीयर टाइप का, जो कि आपस में मिल रहा होगा और इसका एक कॉमन एक्सिस होगा। दिस इज़ अ कॉमन एक्सिस फॉर दिस लेंस। कहने का मतलब क्या है कि जब इसको आप पूरा मूव करिएगा तो एक स्फीयर बनाएगा, जैसे मिरर में बना रहा था। इसको जब आप पूरा ऐसे एक्सटेंड करिएगा तो एक स्फीयर बनाएगा। दिस ऑल्सो मेक्स एंड अनदर स्फीयर, एंड ये दो स्फीयर आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं और एक कन्वेक्स लेंस का निर्माण हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ पे इसका जब ये स्फीयर बनेगा, मैं एक्सटेंड करके हल्का सा दिखा रहा हूँ। जब ये स्फीयर बनेगा तो इसका कुछ सेंटर होगा यहाँ पे, सेंटर, और ये जब दूसरा स्फीयर बनेगा तो इसका सेंटर एक यहाँ पे होगा। ओके, दो सेंटर होगा और यही सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर बोल रहे थे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। दो सेंटर है तो हम C1 और C2 लिख सकते हैं। और लेंस का जो मिड पॉइंट होगा इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिक सेंटर। ओके, ऑप्टिक सेंटर। अभी मैं टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, अभी धीरे धीरे आप बस समझिए होता क्या है। टर्मिनोलॉजी मैं सब लिखाऊंगा अभी। ऑप्टिक सेंटर, और जब ये दोनों सेंटर को हम एक इमेजिनरी लाइन से मिला देते हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का फॉर्मेशन होता है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस फॉर लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस फॉर लेंस। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो पहले समझ लीजिए, मैं सब लिखूंगा फिर। सेम यहाँ भी अगर C1 है और इसका मिड पॉइंट जो होता है वो फोकस कहलाता है F1, और C1 को यहाँ C1 ना लिख के 2F1 लिख सकते हैं हम, 2F1, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस का मतलब जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो यहाँ पे F1 है तो ये 2F1 हो जाएगा। सेम हेयर हम लिख सकते हैं, अगर ये F2 है तो ये 2F2। सेंटर ऑफ कर्वेचर ना लिखे हम F1 और F2 लिखते हैं। ओके, ये तीन चीज़ आपने समझा। लेंस के सेंटर को ऑप्टिक सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले स्फीयर का, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस वाले, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंस का हो गया, एक फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम 2F1 या इधर 2F2 बोल सकते हैं। सेम हेयर ऑल्सो, जब टू कर्व ट्रांसपेरेंट मीडियम मिलेगा और स्फेरिकल होगा तो वो कॉनकेव मिरर का निर्माण करेगा। दिस इज आवर कॉनकेव लेंस। सॉरी, मिरर मैंने बोल दिया, वो वाइट टंग स्लिप हो जाता है कभी कभी, उसके लिए सॉरी। कॉनकेव लेंस का निर्माण करेगा, क्योंकि कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर इसी चैप्टर में तो इंटरचेंज हो जाता है कभी कभी। ओके, तो जब टू कर्व ट्रांसपेरेंट मीडियम आपस में मिलेगा, वो स्फेरिकल होना चाहिए, तो ये क्या होगा, कॉनकेव लेंस का निर्माण करता है। इसका भी एक कोई वो होगा कॉमन एक्सिस, दिस इज अ कॉमन एक्सिस, एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉमन एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक सेंटर फॉर द लेंस।
This is known as optic center. And here also if you extend this spherical portion, then you will find a sphere and it has some center here C. इसका एक सेंटर होगा C, और यही सेंटर इस लेंस का क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी होगा इसका भी C, तो ये C1 हम कर देते हैं, ये C2 कर देते हैं। एक इमेजिनरी एक्सिस है, जब हम इस दोनों लाइन को मिलाएंगे तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस मिलेगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, हेयर ऑल्सो इफ मिड पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज फोकस F1, हेयर F2, और इसको भी हम लोग 2F1 लिख सकते हैं और इसको 2F2। ओके, पहले तो ये छोटा छोटा टर्मिनोलॉजी था जो लेंस में क्लियर करना जरूरी है कि लेंस में आखिर क्या क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट आपने समझा कि कॉन्वेक्स लेंस किसको बोल रहे हैं, कॉन्केव लेंस किसको बोल रहे हैं। कॉन्वेक्स लेंस का जो मिड का पार्ट होगा वो सबसे थिकर होगा और एज में होगा सबसे पतला पार्ट होगा। कॉन्केव का क्या है, मिड में सबसे पतला पार्ट होगा और थिक हो जाएगा जाके एज पे। ओके, तो ये दो लेंस था। आप वीडियो पॉज करिए, बाकी कुछ और डिस्कस करना है इस लेंस में, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन फिनोमेना में जाएंगे कि रिफ्रैक्शन कैसे होगा। तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट। चलिए कुछ टर्मिनोलॉजी लिखते हैं इसमें। टर्मिनोलॉजी इन लेंस। ओके, इसमें है पहला कि आपका क्या डिस्कस किए, ऑप्टिक सेंटर। ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर क्या होता था, तो मैंने अभी दिखाया कि ये लेंस है, लेट से यहाँ कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका कॉमन एक्सिस है, तो ये इसका ऑप्टिक सेंटर कहलाता है। ठीक है, अगर ऑप्टिक सेंटर कहलाता है तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सेंट्रल पार्ट, द सेंट्रल पॉइंट of the common axis, ये कॉमन एक्सिस है दोनोमें, जो बीच का मिड पॉइंट होता है जिसको हम मिड पॉइंट बोल रहे हैं लेंस का, ये कॉमन एक्सिस होता है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द कॉमन एक्सिस ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिक सेंटर, ऑप्टिक सेंटर of lens. Okay, the common point, the central part, the central point of the common axis of lens is called as optic center of the lens। और optic center ना लिखिए, इसको optical लिखिए तो ज़्यादा बेटर है, optical center। ओके, क्योंकि optic इसका थोड़ा सा वो यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, ऑप्टिकल सेंटर ज़्यादा बेटर है लेंस के लिए। और सेकंड थिंग्स क्या डिस्कस की, सेकंड थिंग क्या डिस्कस किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आप जान रहे हैं कि दो स्फेयर बनेगा तो दोनों का जो एक सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस कहलाएगा। यहाँ पे फोकस डिस्कस करना जरूरी है और फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस किसको बोलते हैं, अगर आप रिप्रेजेंट करिएगा तो पहले एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे समझिए कि जब ये कॉन्वेक्स प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करने से पहले एक छोटा सा चीज़ बताना ज़रूरी है। लेट्स से कॉन्वेक्स लेंस है हमारा
और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका F1 और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F1, ये F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F2। तो जब भी कोई इधर से पैरेलल रे आ रहा होगा, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। व्हेन अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर दिस इज द कॉमन एक्सिस फॉर द लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। कैसे? मैं दिखा रहा हूँ अभी। लेट से ये पैरेलल एक्सिस, पैरेलल रे आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, और ये जब लेंस में इंटर करेगा तो यहाँ से ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना करेगा, और रिफ्रैक्शन करके ये पास कहाँ से करेगा? तो इसके फोकस से पास करेगा। ठीक है। लेट से इधर से भी कोई पैरेलल रे आ रहा है, प्रिंसिपल टू द पैरेलल एक्सिस है, रिफ्रैक्शन करेगा, रिफ्रैक्शन करने के बाद ये भी फोकस से गुजरेगा। ठीक है। ऐसे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेज जब आएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आएगा अंदर, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से गुजरेगा। ऐसे इन्फाइनाइट रे आप गुजार सकते हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझे कि व्हेन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after refraction in a convex lens it will pass through the principal focus, or we can say that focus। सेम अगर कॉन्केव के केस में बात करें तो ये हमारा कॉन्केव लेंस, ये इसका कॉमन एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका फोकस, और ये इसका 2F1 या फोकस इंटू 2F2 सॉरी F2 एंड 2F2 है। अगर इसमें अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो ये रिफ्रैक्शन होने के बाद फोकस से डाइवर्ज होता हुआ नजर आएगा, फोकस से डाइवर्ज होता हुआ, कन्वर्ज होता हुआ नहीं, यहाँ पे फोकस पे सब रे आके मिल रहा है। तभी तो आप देखते हैं कि एक जब आप लेंस लेते हैं कॉन्वेक्स लेंस हाथ में, और जब सनलाइट के ऊपर आप रखते हैं तो एक पेपर पे पॉइंटेड बनता है, और वो पॉइंट जब जहाँ पे पॉइंट बनता है वो पेपर वहाँ पे जला देता है। क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल रेज आ रहा है सन से, और वो इस कॉन्वेक्स लेंस में जा रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो एक पॉइंट पे मिल रहा है। वो जहाँ पे आपका पॉइंट होता है ना, जहाँ पे बिंदु बनता है और वो पेपर जलता है, वो पॉइंट फोकस होता है। वो फोकस पे ही सारा रे को एक साथ ले आता है। तो बताइए, एक रे का एनर्जी, और उस पर मान लीजिए कि बहुत सारा रे आ रहा है सन से, तो उस आपके लेंस में मान लीजिए कि 100 रे आ रहा है, 100 नंबर ऑफ रेज सन के द्वारा आपके लेंस से गुजर रहा है। अगर 100 नंबर ऑफ लेंस गुजर रहा है तो 100 का एनर्जी वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर देगा, तो जाहिर सी बात है वो पेपर जला देगा। और आपका लेंस और भी स्ट्रॉन्ग रहा तो वो लकड़ी भी जला सकता है। मतलब लेंस आप बड़ा ले लीजिए तो ज़्यादा नंबर ऑफ रेज को एक साथ पॉइंटेड कर देगा, तो फोकस ले आएगा, तो वो क्या होगा, वो लकड़ी को भी जला सकता है। लेकिन ये कॉन्केव लेंस में क्या होता है कि जब भी नंबर ऑफ रेज पैरेलल नंबर ऑफ रेज पैरेलल रेज प्रिंसिपल टू द पैरेलल एक्सिस आता है तो ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज कर देता है। ये ऐसे जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये ऐसे मूव कर जाएगा। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड है, आप देख सकते हैं, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे मूव कर जाएगा। तो ये आपको जब इस रे को आप पीछे एक्सटेंड करिएगा तो ये फोकस से डाइवर्ज होता हुआ नज़र आएगा। ये फोकस से लग रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, रे डाइवर्ज हो गया, बिखर गया, इसमें कन्वर्ज हो रहा है, एक साथ आ जा रहा है। इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज कर दे रहा है और ये कन्वर्ज कर दे रहा है। तो एक आप वीडियो पॉज करके इस पॉइंट के बाद टर्मिनोलॉजी में ही आप ये लिख सकते हैं इस डायग्राम को, ताकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रहे। और आप लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। विजिबल है? ओके। और कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, ये डायग्राम आपके सामने रहेगा तो कन्वर्जिंग कैसे डाइवर्जिंग कैसे है ज़्यादा इजी होगा आपको रीड करने में। कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस। तो वीडियो पॉज करके आप थोड़ा सा ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ।
तो अब आप फोकस ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। ऐसा डेफिनेशन में लिख देता तो आप फोकस नहीं समझ पाते, पर ये चीज़ डायग्राम समझ लेने से फोकस अब आप अच्छे से समझ पाएंगे। फोकस क्या होता है, तो बस फोकस का डेफिनेशन लेके आज का क्लास ख़त्म करते हैं, फिर अगले वीडियो में मैं और कुछ डिस्कस करूँगा, कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको भी बोरियत फील ना हो। फोकस, व्हेन सेवरल rays parallel to the principal axis then in convex lens, or we can say that when several rays parallel to the principal axis, then in the case of convex lens, all these rays are converge. Then all these rays are converging at a point on the principal axis. When several rays parallel to the principal axis, then in the case of convex lens, all these rays are converging at a point on the principal axis. Then this point is, all these rays are converging at a point on the principal axis, then this point is known as focus for the convex lens. Then this point is known as focus for the convex lens. पैराग्राफ चेंज करके कॉन्केव के बारे में लिखेंगे। एंड व्हेन these rays appear to diverge, वो हमें दिख रहा है कि डाइवर्ज हो रहा है, appear to diverge from a point on the प्रिंसिपल एक्सिस। ये दिख रहा है कि नहीं, एक कट जा रहा है, सॉरी। कॉन्केव के लिए यहाँ से आप लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं कॉन्केव के लिए ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ के बाद ऊपर में, and when these rays appears to diverge from a point on the principal axis, then this point is known as focus for the concave lens. तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या हुआ और कॉन्केव लेंस के लिए फोकस क्या हुआ, आपको डायग्राम से भी समझ आया, डेफिनेशन भी मैंने लिख दिया है। ये तो कुछ टर्मिनोलॉजी हुआ आपको लेंस में। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, जैसे मिरर में मिरर में तो हम लोग ने पढ़ लिया इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस में रिफ्रैक्शन, लाइट का रिफ्रैक्शन होने के बावजूद कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।